लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी मुखबिर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वो युवक किसी प्रेस में एक कंपोजिटर था। अत्यंत गरीब, सीधा और थोड़ा पढ़ा, देखने में दुबला पतला, अभद्र, असभ्य सा। बातचीत में भीरू, जीवन में लापरवाह। दिल्ली की बम फैक्ट्री के उद्घाटन का उल्लेख तो भारतीय विप्लव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात है, परंतु इस हुतात्मा को शायद किसी ने जाना भी नहीं। उसके त्याग तप ने भय और प्रलोभनों ही को नहीं, बड़ी से बड़ी ईर्ष्या को भी जय कर लिया था। कहानी बहुत सरस बन पड़ी है। एक 22 वर्ष का सुंदर सुगठित युवक सिर्फ एक स्वच्छ खद्दर की धोती पहने घास पर घुटनों के बल औंधा पड़ा था, और उसकी पीठ पर एक गौरवर्ण सुकुमार बालक, जिसकी आयु 5 वर्ष की होगी, सवार था। बालक युवक के कान पकड़कर उसे घोड़ा बनाए हुए और लात मारकर अपने घोड़े को चलाने का प्रयत्न कर रहा था, पर घोड़ा वहीं अड़ा खड़ा था। शरद ऋतु का सुंदर प्रभात था। सुनहरी धूप चारों ओर फैली हुई थी। बालक और युवक दोनों मानो संसार भर के प्राणियों की अपेक्षा सर्वाधिक प्रसन्न थे। गांव छोटा सा था और सामने हरे भरे खेत लहरा रहे थे। उन्मुक्त वायु इन प्रकृत विनोदियों से सानंद विनोद कर रही थी। धीरे धीरे एक और दुबला पतला युवक वहीं आ खड़ा हुआ। वो इन दोनों से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे खड़ा इनका खेल देखने लगा। घोड़े का अभिनय करने वाले युवक ने उसे देखा नहीं। वो जोर से हंस और बदन हिला हिलाकर सवार को गिराने की चेष्टा कर रहा था। हठात बालक का ध्यान निकट खड़े उस आगंतुक की ओर चला गया। उसका उल्लास प्रवाह रुक गया। उसने कहा, बाबू। युवक ने आंख उठाकर देखा और चौंक उठा। फिर उसने बच्चे को धीरे से पीठ से उतारकर उसे घर चली जाने का आदेश किया और संकेत से युवक को निकट बुलाकर पूछा, सब ठीक है? नहीं। क्या हुआ? प्रयत्न निष्फल हुआ। युवक की आंखें चमकने लगीं। कुछ ठहर कर उसने पूछा, कारण? सरदार स्वयं आपको कैफियत देना चाहते हैं। क्या कोई और भी संवाद है? हाँ, पुलिस ने नंबर 4 और 3 सेंटरों पर छापा मारकर वहां के सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सरदार कहाँ हैं? वे 14वें सेंटर में परसों शाम को 7:45 बजे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सेंटर 2 में क्या हो रहा है? अपने कार्यक्रम की तैयारियां। प्रयोग तिथि कौन सी है? 4 नवंबर। बाहर की क्या खबर है? कुछ भी नहीं। 7वें सेंटर का प्रयोग कब होगा? अनिश्चित समय के लिए वो स्थगित कर दिया गया है। किसकी आज्ञा से और क्यों? पुलिस बहुत ही सावधान है और साधन भी यथेष्ट उपस्थित नहीं। अब तुम कहाँ जाओगे? अभी मैं आपका आदेश सरदार को दूंगा। अच्छी बात है, मैं नियत समय पर सरदार से मिलूंगा। आगंतुक चला गया और युवक गंभीर भाव से वहीं घास पर बैठकर अपनी काल्पनिक दृष्टि से किसी अज्ञात भय को देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आकर युवक के पास बैठ गया। फिर उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, वो फिर आया था क्या भैया? युवक चौंक उठा और हंस पड़ा। दूसरे व्यक्ति ने फिर कहा, लल्लू कहता था वो बाबू आया है। हाँ हाँ, आया तो था। कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ? कुछ नहीं, मैंने उसे समझा दिया। वो 15 दिन को मान गया है। कुछ अधिक ब्याज का वादा करने से ही वो संतुष्ट हो गया। पर भैया, ये कर्जा चुकेगा कैसे? सब चुक जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो? लल्लू खा चुका? कहाँ, वो बिना तुम्हारे थोड़े ही खाएगा। बड़ा पाजी है। चलो फिर भोजन किया जाए। ओह, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। दोनों घर की ओर चल दिए। युवक कनखियों से दूसरे व्यक्ति को देख रहा था और वो अत्यंत चिंतित भाव से नीचा सिर किए कुछ सोचता हुआ चल रहा था। हठात उसने सिर उठाकर कहा, एक काम किया जाए भैया। वो गया किधर है? मैं उसे दौड़कर बुला लाता हूं। क्यों, क्या करोगे? घर में 1-2 गहने हैं, उन्हें बेचकर इसका रुपया अभी दे दिया जाए। इस समय तो बला टल ही गई, फिर देखा जाएगा। इस वक्त चिंता न करो। तुम क्या कुछ कम चिंतित बैठे थे? मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें और लल्लू को कभी उदास नहीं देख सकता। युवक ने एक बार जी भरकर अपने इस पतले दुबले मित्र की ओर देखा।
बड़ी कठिनाई से उसने अपना उद्वेग और आंसू रोके। फिर थोड़ी देर बाद वो अस्वाभाविक रूप से हंस पड़ा। उसकी हंसी से वो व्यक्ति भी हंस पड़ा और पूछा, इतनी जोर से क्यों हंसे? तुम्हारे भोलेपन पर। क्या तुम मेरी बात पसंद नहीं करते? हरगिज नहीं। भाभी की चीज लेने का भला हमें क्या अधिकार है? घर निकट आ गया और बालक ने चिल्लाकर कहा, छोटे चाचा, देखो, ये मेरा नया कुर्ता। ये कहाँ पाया? अरे पाजी, इसे तो मैं पहनूंगा। युवक ने बच्चे को गोद में उठा लिया। इसके बाद तीनों प्रेमी मिलकर एक साथ भोजन करने बैठे। युवक का नाम और व्यवसाय बताने की आवश्यकता नहीं। उसके मित्र का नाम था हरसरन दास। इसकी आयु थी लगभग 35 वर्ष। एकाध बाल पकने लगा था। शरीर का दुबला पतला भद्दा सा आदमी था। बच्चा इसी व्यक्ति का एकमात्र पुत्र था। बच्चे की माता हरसरन दास की दूसरी पत्नी थी। वो सुंदरी, चुस्त और अत्यंत विनोदी स्वभाव की स्त्री थी। युवक न इसकी जाति का था न बिरादरी का। वो एक अनाथ बालक के तौर पर इस गांव में अल्पावस्था में आया और यहीं बड़ा हुआ था। बीच के 7-8 वर्ष उसने दिल्ली में व्यतीत किए थे। इन 7-8 वर्षों का उसका गोपनीय इतिहास कोई नहीं जानता। लोग तरह तरह के अंदाज लगाया करते थे। कोई कहता था वो कॉलेज तक की पढ़ाई पास कर चुका। कोई कहता वो बड़ा कारोबारी हो गया है। पर युवक सिवा 10-5 दिनों के लिए बीच बीच में गैर हाजिर हो जाने के अपने कारोबार के संबंध में कुछ प्रमाण नहीं रखता था। अलबत्ता वो गांव भर में प्रिय और आदरणीय अवश्य माना जाता था। वो सबकी सब प्रकार की सेवा करता। उसका चरित्र निर्मल और उच्च था। उसकी भाषा संयत, विनम्र और स्वभाव अत्यंत सरल था। गांव वाले उसे मानते, प्यार करते और आड़े वक्त उसी से सलाह मशवरा भी करते थे। हरसरन पर उसकी योग्यता, देशभक्ति, त्याग और चरित्र का काफी प्रभाव था। हरसरन के बच्चे और इस युवक का प्राण तो एक ही था। वो और उसकी स्त्री दोनों ही युवक की मानो पूजा करते थे। युवक का घर नहीं, कुटुंब नहीं, सगे संबंधी नहीं। वो हरसरन के ही घर रहता, वहीं खाता सोता था, मानो वो उसी घर का व्यक्ति है। गरीब हरसरन तन मन से युवक के सुख दुख का ख्याल रखता था। भोजन के बाद युवक ने कहा, देखो भाई हरसरन, आज मेरा शहर जाने का इरादा है। क्यों? एक नौकरी लग रही है, अब शायद वहीं रहना हो। कितने की नौकरी है? 50-60 तो मिल ही जाएंगे। बस इतने ही? नौकरी आराम की भी तो है। क्या सरकारी है? राम राम, क्या मैं सरकारी नौकरी करूंगा? वही तो। फिर चलो हम भी शहर चले, वहीं कुछ काम धंधा देखभाल लेंगे। तुम भला वहां क्या धंधा करोगे? हम तुम्हें जरा भी कष्ट न देंगे, अपने लिए कोई काम ढूंढ लेंगे। क्या कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी? नहीं, ऐसा ना होगा, तुम झंझट में पड़ जाओगे। तुम यहीं मौज करो, मैं बराबर आता रहूंगा। परंतु हरसरनदास की पत्नी ने आकर आग्रह भरे स्वर में कहा, वहां कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे? फिर लल्लू तुम्हारे बिना यहां कैसे रहेगा? बहुत वाद विवाद के बाद दूसरे दिन चारों प्राणियों ने कूच कर दिया और दिल्ली के एक मोहल्ले में साधारण सा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। हरसरनदास किसी कपड़े की दुकान में 20 रुपये मासिक का नौकर हो गया। यहां रहते इन लोगों को 2 मास व्यतीत हो गए। हम नहीं कह सकते कि युवक ने कुछ वेतन लाकर हरसरन के हाथ पर धरा या नहीं। हाँ, इतना हम जानते हैं कि अब भी हरसरन ही युवक को खिलाता और अपने घर में रखता है। आधी रात व्यतीत हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी वर्षा हो जाने के कारण ठंडी हवा चल रही थी। आज युवक अभी तक नहीं आया था। बच्चा उसकी राह देखते देखते सो गया था और दोनों स्त्री पुरुष बिना खाए युवक की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर कई दिनों से युवक का समय पर आना नहीं हो रहा था। वो बहुत व्यस्त और चिंतित भी रहता था। हरसरन बहुत चेष्टा करने पर भी उसके हृदयगत भावों को नहीं जान सका था। पर वो इतना जरूर समझ गया था कि कुछ भारी भेद अवश्य है। मेरा ये मित्र किसी असाधारण काम में जुटा है। पर वो उस पर इतनी भक्ति रखता है कि वो बिना भेद जाने ही उसका सहायक और समर्थक बन गया। आधी रात बीतने के बाद युवक आया। उसने धीमे स्वर से कहा, हरसरन, भाभी को दूसरे कमरे में भेज दो, अभी कुछ दोस्त यहां आएंगे। एक मित्र बहुत घायल हो गया है। हरसरन लपक कर व्यवस्था करने लगा।
क्षण भर ही में दो व्यक्ति एक अल्पवयस्क युवक को पीठ पर लादे भीतर घुस आए। वो बेहोश था। उसका एक हाथ बिल्कुल ही उड़ गया था, मुंह झुलस गया था। दूसरे दोनों आदमियों में से भी एक थोड़ा घायल था। उसके वस्त्र कालिख और खून से भरे थे। बेहोश व्यक्ति को चारपाई पर लिटाकर युवक ने हरसरन से कहा, दरवाजा बंद कर दो। इसके बाद गर्म पानी करके उन्होंने मूर्छित युवक के घावों को धोया और पट्टी बांधी। दूसरे घायल की भी पट्टी आदि बांधी गई। फिर उन दोनों की पोशाक भी बदल दी गई। चारों व्यक्ति चुपचाप घायल और बेहोश युवक को घेरे बैठे थे। युवक ने हरसरन से कहा, भाई हरसरन, अब मैं कुछ भेद तुम पर प्रकट करूंगा। क्या तुम सुनने को तैयार हो? हरसरन इसकी प्रतीक्षा ही में था। उसने कहा, फिक्र न करो, मुझे क्या करना होगा कहो। भाई हरसरन, तुम्हारी स्त्री बच्चे हैं, इस कारण मैंने तुम्हें अलग ही रखना ठीक समझा था, पर अब तुमसे कुछ छिपाना मैं पाप समझता हूं। परंतु देखो, भाभी को कुछ भी न मालूम होना चाहिए, समझे? ऐसा ही होगा। तब सुनो, तुम अखबारों में बम, खून खराबी, गोली, पिस्तौल और डाके आदि की घटनाएं पढ़ा ही करते हो। हाँ हाँ, उस दिन हम ही लोग वो सब करते हैं। मुझे भी शक था भैया, मगर सुनो, मैं सबका प्रधान हूं। देश भर में सैकड़ों हमारे सेंटर हैं। हमने इस शैतान अंग्रेजी राज्य सत्ता को जड़ से उखाड़ने का सारा सरंजाम जुटा लिया है। हमारे पास रुपया भी बहुत जमा है। परंतु सुनते जाओ, तुम देखते ही हो कि मैं तुम्हारी कसाले की रोटी खाता हूं और एक पैसा भी मेरे पास नहीं रहता। ये धन देश का है, हमारा नहीं। इसकी एक पाई भी अपने काम में लेना हमारे लिए हराम है। यही हाल मेरे इन मित्रों का भी है। ये सभी कॉलेज के उच्च डिग्री प्राप्त बड़े बड़े खानदानी रईसों के बेटे हैं। चाहते तो बड़े बड़े अफसर बन सकते थे, बड़े चैन से दिन काट सकते थे, पर ये अपने गुलाम देश की आज़ादी के लिए करोड़ों भूखों और नंगों के पेट भरने और आबरू की रक्षा के लिए तन मन धन दे चुके हैं। किसी ने ब्याह नहीं किया है। दुख और मृत्यु इनके लिए कुछ नहीं है। जीवन का मोह ये त्याग चुके हैं। वेदना और प्रलोभन इनसे दूर है। ये महात्मा योगी तपस्वी देश के बालक हैं। भाभी के हठ और आग्रह से मैं बहुत अच्छा खाता पहनता हूं, पर मेरे ये प्यारे भाई बहुधा फाके करते हैं या कहीं मेहनत मजूरी करके पैसा मिलने पर चना चबेना खाकर पानी पी लेते हैं। हरसनन सख्ते की हालत में बैठा रहा। फिर उसने सिर पर से पगड़ी उतार कर युवक के पैरों पर रख दी। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिचकियां लेकर कहा, मेरा मन कहता था तुम देवदूत हो, अब तुम देवदूतों के सरदार निकले। मैं तुम्हारे पैरों की धूल हूं। मेरा तन मन तुम्हारे लिए है। बाल बच्चेदार हूं तो क्या, मैं प्राणों को कुछ भी नहीं समझता भैया। चाहे जब तुम सब के लिए मेरी चमड़ी हाजिर है, जूते बनवा लो। जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। तुम देश के लिए और मैं तुम्हारे लिए। युवकों ने उसे छाती से लगा लिया। अब युवक ने कहा, जो वीर इस समय मृत्युशैया पर है वो एक साहसी रत्न है। वो मां का इकलौता बेटा है। उसकी उम्र 18 वर्ष की है। हम लोग कुछ भयानक बम के प्रयोग कर रहे थे कि एक बम फट गया और एक वीर इस दशा को प्राप्त हुआ। अब इसके प्राणों की रक्षा संभव नहीं दिखती। किसी डॉक्टर को तो हम नहीं बुला सकते। क्या करना चाहिए ये बताओ? हरसरन ने बेबसी से कहा। इतने में ही मूर्छित युवक ने जोर जोर से सांस लेनी शुरू की। एक युवक बोला, अब कुछ नहीं हो सकता भाइयों, हमारा ये वीर साथी जा रहा है। देखो, हुचकियां आने लगीं। वो युवक घुटनों के बल बैठकर रोगी की पट्टी पर सिर रख बालक की भांति फूट फूट कर रोने लगा। सभी के नेत्र भीगे थे। इधर घड़ी ने 3 बजाए और उधर युवक का प्राण पखेरु उड़ गया। एक युवक ने कहा, सरदार अब रोने से क्या होगा? अभी 3 बजा है, अभी बहुत काम करना है, साहस कीजिए। अब क्या करना होगा? हरसरन ने कहा, पहली बात लाश को हटाना है। दाह क्रिया तो संभव ही नहीं, तब बहा दिया जाए। यही होगा, पर जमुना जी तक लाश जाएगी कैसे? लाश को बक्स में बंद करना होगा। इस समय बक्स लेकर जाना भी निरापद नहीं। हरसरन बोला, ये काम दिन में होगा और वो मैं कर लूंगा। दिन में कोई भी न देख पाएगा। आप लोग अब सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। अब और सुरक्षित स्थान इस समय नहीं है,
कल संध्या तक हमें यहीं रहना होगा। मेरे इन मित्रों को संध्या की मीटिंग में भाषण देना है। आज तो सभा बंदी है, भाषण कैसे होगा? सभा अवश्य होगी और गोलियां भी अवश्य चलेंगी। तुम्हें एक काम करना होगा हरसरन भाई। कहो। सुबह ही भाभी को कुछ दिन के लिए मायके भेजना होगा। ये हो जाएगा। उसके साथ असबाब में मैं लाश को भी अनायास ही ले जाऊंगा। आज और कल दिन भर हम यहीं रहेंगे। कोई गैर आदमी ना आने पाएगा। हमारे साथ बहुत सा सामान भी होगा। मैं उस कमरे को खाली किए देता हूं। इसके बाद लाश की उपयुक्त व्यवस्था की गई और 6 बजते बजते तीनों युवक घर से बाहर निकले। इसके आधे घंटे बाद ही हरसरन एक बड़ा सा ट्रंक और कुछ सामान तांगे पर लाद स्त्री और पुत्र सहित एक ओर को चल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? हरसरन दास। इसी मकान में रहते हो? जी हाँ। क्या काम करते हो? एक फर्म में नौकर हूं। तुम्हारे साथ और कौन है? मैं अकेला हूं। मेरी स्त्री अपने पिता के घर गई है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कहिए। तुम्हारे वे दोस्त कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ रहते हैं? अजी वही गोरे गोरे बाबू। असल बात यह है कि मैं तुम्हारे उन दोस्त का सहपाठी हूं। वे और मैं लाहौर में डीएवी कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। मैं दिल्ली आया था, सोचा मिलता चलूं। हरसरन को विश्वास नहीं हुआ। उसने अन्यमनस्क होकर कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं वे कहाँ हैं। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। क्या उनके जल्दी लौटने की उम्मीद भी नहीं? नहीं। इतना कहकर हरसरन दास उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे अब काम पर जाना है। आगंतुक ने सर्प की समान दृष्टि से उसे घूर कर कहा, तुम्हारे दोस्त किस कोठरी में रहते हैं? उसे मेरे लिए खोल दो तो मैं उनके आने तक उनकी प्रतीक्षा में ठहर जाऊं। मेरे पास चाबी नहीं है। मगर उनकी कोठरी कौन सी है? यहां उनकी कोई कोठरी नहीं है। वे यहीं तो रहते हैं। यहां वे नहीं रहते। तब कहाँ रहते हैं? मैं नहीं जानता। अब आप जाइए, मुझे देर हो रही है। आगंतुक ने हंसकर कहा, तब तुम मुझे पहचान गए दोस्त। क्यों? आप कोई हो, मुझे इससे क्या सरोकार है? खैर, अब जान ही गए हो तो ये बात मैं नहीं छिपा सकता है कि मैं घर की तलाशी लूंगा। मकान चारों तरफ से घेरा हुआ है। गड़बड़ न करना। मैं तुम्हें भी बादशाह के खिलाफ साजिश करने वालों में गिरफ्तार करता हूं। आगंतुक ने जेब से हथकड़ियां और सीटी निकाली। सीटी बजाई और एक कदम आगे बढ़कर हरसरन के हाथ में हथकड़ी डाल दी। हरसरन ने कहा, बुरा हो तुम्हारा। आगंतुक अपनी रोबदार घनी काली दाढ़ी से चमचमाते दांत निकालकर हंस दिया और हथकड़ी की चाबी घुमाते हुए बोला, अब जिसका बुरा भला होना होगा हो जाएगा। इसी समय 4 कांस्टेबल और पुलिस के एक इंस्पेक्टर कमरे में घुस आए। हरसरन को एक कांस्टेबल के सुपुर्द करके आगंतुक ने इंस्पेक्टर से कहा, 2-4 भले आदमियों को बुलाओ, मकान की तलाशी ली जाएगी। हरसरन ने चिल्लाकर कहा, बुरा हो तुम्हारा। शीघ्र ही 10, 20, 50 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तरह तरह की बातें और तरह तरह की भावभंगिमाएं होने लगीं। हरसरन हथकड़ियों से जकड़ा हुआ चुपचाप खड़ा था। किसी भी प्रश्न के पूछे जाने पर वो भरपूर वेग से चिल्लाकर कहता, बुरा हो तुम्हारा। तलाशी में बहुत से तेजाब, बम बनाने के खोल, बहुत से कलपुर्जे, तार, बैटरियां और धातुओं के टुकड़े बरामद हुए। हरसरन से अधिक उत्तर पाने से निराश होकर पुलिस उसे लेकर दल बल सहित थाने को चली गई। उस दिन के अखबारों में बम फैक्ट्री के भेद उद्घाटन की बड़ी लंबी चौड़ी भूमिकाएं छपीं। पुलिस की हिरासत में हरसरन दास निर्विकल्प बीज रूप पड़ा था। पुलिस के अफसर आकर गर्मी से पूछते, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? तुम अपना बिस्तरा मंगा सकते हो। किसी से मिलना चाहो तो मिल सकते हो। पत्र लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। छोटे अफसर आकर उसके पास बैठ जाते, पूछते, कहो अब तुम्हारे वे बदमाश दोस्त कहाँ हैं जिन्होंने तुम जैसे सीधे सादे गरीब आदमी को फंसाया? हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो, पर भाई तुम इसका सुराग दो। सांस गांस बताओ तो कुछ पता चले। हमारा काम अपराधियों को पकड़ना है, भले मानसों को सताना नहीं। देखो भाई, पुलिस को लोग नाहक बदनाम करते हैं कि आसामियों को सताती है। क्या तुम्हें कुछ तकलीफ दी? तुम चाहे जिससे मिलो, पत्र लिखो, खाओ पियो, अपने कपड़े मंगाओ, तुम्हें छुट्टी है। ये सारी बातें हरसरन मानो पत्थर की मूर्ति की भांति सुनता हुआ जड़वत बैठा रहता और एकाएक गरज कर कहता, बुरा हो तुम्हारा। बड़े साहब और छोटे साहब भी यही जवाब पाते।
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और खान बहादुर को भी यही जवाब था। जमादार, इंस्पेक्टर, सिपाही सभी को केवल यही जवाब था, बुरा हो तुम्हारा। इस जड़ भरत से कुछ मतलब हल होगा, इसकी आशा पुलिस में किसी को भी न रही। बार बार रिमांड लिया गया। अंत में पुलिस अपनी असलियत पर आई। एक दिन 2 भीमकाय कांस्टेबल हवालात में घुस आए। हरसरन दीवार की ओर मुंह किए पड़ा था। कांस्टेबलों ने पुकार कर कहा, क्यों दोस्त, सोते हो या जागते हो? हरसरन ने बिना विलंब, बिना हिले डुले कहा, बुरा हो तुम्हारा। अरे यार, सिगरेट बीड़ी पियो, लो। हरसरन का वही जवाब था। अब एक ने जोर से ठोकर लगाकर कहा, साले बुरा तेरा होगा, फांसी पर जब चढ़ेगा, खड़ा हो। दूसरे कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पकड़कर अनायास ही उसे उठा लिया और कहा, किसका बुरा हो? सीधा बैठ और जवाब दे कि यार लोग कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन है। हरसरन चुपचाप बैठ गया। दोनों कांस्टेबलों ने उसे भरपूर मार दी। इस बार उसने अपना वो पेटेंट शब्द भी उच्चारण करना त्याग दिया। वो निर्जीव मांस के लोथड़े की भांति तमाम मार चुपचाप सह गया। इसके बाद उसके दोनों हाथ चारपाई के नीचे दबाकर दोनों कांस्टेबल उस पर बैठ गए और भांति भांति के प्रश्न पूछने लगे। वेदना से उसकी आंखें निकलने लगी। प्यास से कंठ लटपटा गया। धीरे धीरे सारा दिन व्यतीत हो गया। भूख, प्यास, नींद और वेदना सभी ने उसके साधारण क्षुद्र शरीर पर पूर्ण वेग से आक्रमण किया। पर क्या शंकर की आत्मा उस पर अवतीर्ण हुई या कोई पिशाच उसे सिद्ध था? वो निर्लेप निर्विकार उस वेदना को बिना एक बार उफ किए सहन कर रहा था। जब नींद के झोंके आते, वे दोनों राक्षस उसके कान या गर्दन पकड़कर झकझोर डालते, उसके नाखूनों में पिन चुभोते, उसके मलद्वार में लकड़ियां ठूसते और साधारण मार की तो चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। एक रात भी बीती और एक दिन भी। कांस्टेबल बदलते गए। जो आते वे सोडा, चाय, बर्फ, मिठाई उड़ाते और अट्टहास के साथ उसका उपहास करते। अंततः पुलिस हार गई। उसे जो कुछ भी प्रमाण मिल सके उन्हें ही लेकर केस का चालान कर दिया। 21 दिन तक भयानक यंत्रणा और पीड़ा को भोग कर उस रौरव नरक के समान हवालात से वो अर्धमूर्छित अवस्था में बाहर निकाला गया। उसका शरीर गिरा पड़ता था, पर उसे पकड़कर मोटर लारी में बैठाया गया और वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मार से उसका होठ सूज गया था और आंख के पास घाव हो गया था। छाती और पीठ पर मार के अनगिनत निशान और सूजन थी। 2 कांस्टेबलों ने उसे घसीटकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? अरे तुम्हारा नाम क्या है? क्या ये गूंगा है या बीमार है? मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्टर से पूछा। हुजूर, ये पूरा मक्कार और मगरा है। मजिस्ट्रेट ने उससे फिर पूछा, तुम्हें कुछ कहना है, कुछ शिकायत है? हरसरन ने एक बार मजिस्ट्रेट की ओर सिर उठाकर देखा और चिल्लाकर कहा, बुरा हो तुम्हारा। मजिस्ट्रेट ने गंभीरतापूर्वक कुछ लिखा और उसे जेल में भेज देने की आज्ञा प्रदान की। हरसरन एक नरक से दूसरे नरक में गया। टिक 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 टिक। हरसरन ने काल कोठरी में पड़े पड़े सुना। बगल की किसी कोठरी से शब्द आ रहा था, टिक 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 टिक। वो उठकर बैठ गया। काल कोठरी में बंद हुए उसे आज 7वां दिन था। इस बीच में उसे दिन भर में केवल एक बार मनुष्य की सूरत देखने को मिलती है, जब वो शौच आदि के लिए 20 मिनट के लिए कोठरी से बाहर निकाला जाता है। पर मनुष्य का कंठस्वर उसने सुना ही नहीं। वो शब्द ध्यान से सुनकर हरसरन ने भी उंगली से ठोंका, टिक टिक टिक। उधर से आवाज आई, क्या तुम भी कोई दुखिया कैदी हो? हरसरन के मुख पर उसके स्वाभाविक शब्द आए, होंठ फड़के, पर उन्हें रोककर उसने कहा, हाँ, और तुम? मैं भी। मुझे खड़ी बेड़ी दी गई है। क्या तुम किसी राजनीतिक मामले में हो? हाँ, और तुम? मैं भी। तुम्हारा नंबर? 30। और तुम्हारा? 18। क्या तुम्हें बाहर का कुछ समाचार मिलता है? नहीं। और तुम्हें? मुझे मिलता है। मैंने चालाकी से काम लिया है। तुम कब से इस कोठरी में हो? 9 दिन से। और तुम? मुझे 4था दिन है। चुप, कोई आता है। तुम्हारा भला हो। हरसरन चुप हो गया। आधी रात बीत गई। जेल में सन्नाटा था। हरसरन मच्छरों और जुओं एवं सील और दुर्गंध से तंग होकर छटपटा रहा था। शब्द हुआ, टिक टिक टिक। तुम्हारा नंबर? 18। और तुम्हारा? 30।
क्या अब भी जागते हो? हाँ, कोई नई खबर है? मुझे तुम्हारा नाम मालूम हो गया है। क्या तुम्हें पीटा भी जा रहा है? हाँ, कल जेल सुपरिंटेंडेंट जेल का मुआयना करेंगे, उनसे शिकायत करना। शिकायत करना मैं अपमान समझता हूं। फिर चुपचाप कब तक सहोगे? जब तक वे कष्ट देंगे। एक और खबर है। क्या? तुम्हारी स्त्री आई है? हैं? कब? कल। वो तुम्हें जमानत पर छुड़ाने की चिंता में है। सच? हाँ, सुनो। कहो। मुलाकात करोगे? किससे? अपनी स्त्री से। कैसे होगी? मैं करा दूंगा। तुम? अफसर जेल को मैंने चांदी के टुकड़ों से वश में कर लिया है। छी, ऐसे थे तो जेल क्यों आए? सब लोग तुम्हारी तरह लोहे के कैसे बनेंगे दोस्त? मैं मुलाकात नहीं करूंगा। सुनो। कहो। कल शिकायत जरूर करना। हरगिज नहीं। इसके बाद हरसरन ने कहा। सुनो। उधर से जवाब नहीं आया। हरसरन ने संकेत किया। टिक टिक टिक। उसका भी उत्तर नहीं आया। वो चुपचाप आकर फिर कंबल पर पड़ गया। दिन निकल आया। जेल वार्डर गश्त लगाकर चला गया। टिक टिक टिक। हरसरन ने दौड़कर शब्द किया। टिक टिक टिक। 18? हाँ। क्या 30? हाँ। क्या तुम्हें कोई नई सूचना मिली है? नहीं। तुमने कुछ सुना है? बहुत कुछ, मगर साहस न खोना। कहो, मैं सुनने को तैयार हूं। तुम्हारी स्त्री ने सब बता दिया है। क्या? उत्तेजित न हो। क्या तुम उस भेद को नहीं जानते? कौन सा भेद? मैं उस भेद की बात नहीं कहता जिस मामले में हम यहां आए हैं। किस भेद की बात कहते हो? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी स्त्री और दोस्त के गुप्त प्रेम का भेद। दुष्ट कुत्ता। गाली बकने से क्या होगा? बहुत सी बातें मालूम हुई हैं। कौन बातें? एक तुम्हारे बच्चे की बात। उसकी क्या बात मालूम हुई? उसे तुम्हारा दोस्त क्यों इतना प्यार करता है जानते हो? क्यों नहीं? वो उसे अपने बच्चे के समान ही समझता है। समझता नहीं, वो उसी का बच्चा है। झूठा बेईमान पाजी, दूर हो। मैं तो उससे बात न करूंगा। फिर सब बातें कैसे जानोगे? मैंने कहा था आपे से बाहर ना होना। तुम धूर्त, झूठे और बेईमान हो। क्या सबूत देखोगे? तुम्हारा बुरा हो, दूर हो तुम। हरसरन दीवार के पास से हट आया। कई बार खटखट हुई, पर व्यर्थ। हरसरन ने फिर उधर ध्यान नहीं दिया। उसके बदन में आग सी लग गई। हे ईश्वर, क्या ये सच है? वो सीधा साधा युवक, तेज और त्याग का मूर्तिमान अवतार, पवित्र जीवन और तपस्या की मूर्ति, क्या ऐसा कुकर्म करेगा? मैंने अपनी जायदाद मिट्टी में मिलाई, घर द्वार छोड़ा, उसके लिए अधम नौकरी की, इसलिए कि मैं उसके त्याग पर, देश प्रेम पर मोहित हूं। वो देवदूत की भांति बोलता है, स्वर्गीय प्रभा उसके नेत्रों में है। मैं मूर्ख, क्या उसके लिए इतना भी न करता? वो देश की सेवा में संलग्न है। मैंने अपने को उसकी सेवा में संलग्न किया। वो देश के लिए सर्वस्व त्याग चुका था और मैंने उसके लिए सर्वस्व त्यागा। सो क्या इसीलिए? नहीं नहीं, ऐसी बातें सोचना भी पाप है। सर्प देवता हो सकता है, पर देवता सर्प नहीं हो सकता। उसका पुत्र। राम राम। क्या मेरी स्त्री व्यभिचारिणी है? व्यभिचारिणी की आंखें ऐसी होती हैं? व्यभिचारिणी क्या इस तरह हंसा करती है? ऐसी तत्पर और निसंकोच होती है? हे ईश्वर, मैं क्या सोच रहा हूं? आज मैंने समझा कि मेरी आत्मा कितनी पापी है। हाँ, ये हो सकता है कि वो मुझसे 1000 गुना अधिक उसे प्यार करती हो, परंतु वो इस योग्य है। पर वो प्यार क्या अपवित्र ही हो सकता है? उसका पुत्र। उसका पुत्र। हरसरन ने अपने सिर में 5-7 घूंसे मारे। उसने कपड़े फाड़ डाले और वो भूमि पर लौटने और तड़पने लगा। इसके बाद वो दीवार के पास गया। टिक 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 शब्द किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर कुछ भी उत्तर नहीं आया। वो तड़पती हुई मछली की भांति भूमि में पड़ा बिलखता रहा। उसने आघातों से शरीर को क्षत विक्षत कर लिया। इसी भांति मर्म वेदना में उसकी रात्रि व्यतीत हुई। दिन आया और गया। खाना पीना भी उसने छोड़ दिया। वो सैकड़ों बार दीवार के पास गया। टिक 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 किया, पर कुछ भी उत्तर न प्राप्त हुआ। अब वो दीवार से सिर टकराने और जोर जोर से चिल्लाने लगा। 3 दिन बीत गए। हरसरन चुपचाप धरती पर पड़ा था। शब्द हुआ। टिक टिक टिक। भूखा प्यासा हरसरन
सिंह की भांति झपटा। उसने तनिक उत्तेजित स्वर से कहा, तुम हो 18 नंबर? हां। ईश्वर का धन्यवाद है तुम यहीं हो। क्या तुम्हें भी कोई सजा मिली? नहीं। तुम कहाँ थे? खड़ी बेड़ी पर लटका दिया गया था। क्यों? तुमसे बातें करने और खबर मंगाने के अपराध में। पर तुम झूठे हो। अभागे भाई, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तब सबूत दो। सबूत पीछे लेना, पहले नई खबर सुन लो। नई खबर क्या है? वे दोनों आज रात पकड़े गए हैं। कौन दोनों? तुम्हारी स्त्री और मित्र। फिर वही बात, दुष्ट। वे दोनों रात को एक ही कमरे में थे। तुम्हारा नाश हो, तुम गारत हो जाओ। तुम्हारी स्त्री ने पुलिस को संकेत करके बुला लिया। झूठे बेईमान। वो पुलिस से मिल गई है। पुलिस ने उसे बड़ी रकम दी है। नीच पाजी, चुप रह। अब आगे भाई, शोक है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें बड़ी मर्म वेदना हो रही है। सुअर, मैं तुझे देखते ही जान से मार डालूंगा। कुछ चाहते हो? कुछ नहीं। कुछ मंगाना चाहते हो? कुछ नहीं। अब शायद हमारी मुलाकात नहीं होगी। क्यों? मैं आज ही रात को दूसरी जगह भेज दिया जाऊंगा, ऐसा प्रतीत होता है। और सबूत? सबूत देखना चाहते हो? नहीं, कदापि नहीं। जाओ, मुलाकात की कुछ जरूरत नहीं है। हरसरन वहां से हट आया। 2-3 बार टिक टिक शब्द हुआ। हरसरन ने वहां कान नहीं दिया। वो दोनों हाथों पर सिर रखकर औंधे मुंह पड़ा रहा। वो कुछ सोच रहा था। उसके मस्तिष्क में सारे शरीर का खून इकट्ठा हो गया था। वो मानो जेल की छत, आकाश, स्वर्ग, सूर्यमंडल, ब्रह्मांड सभी को भेदन करके ऊंचा और ऊंचा उड़ा चला जा रहा था। दिन निकल आया, पर हरसरन उसी दशा में पड़ा रहा। उसके कपड़े फट गए थे और शरीर क्षत विक्षत हो गया था। उसने 3 दिन से कुछ खाया न था। वो दिन भर यों ही पड़ा रहा। बीच में डॉक्टर और जेल के अधिकारी उसे देखने आए। वो किसी से कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे रात हुई और वो क्रमशः गंभीर होती गई। फिर ध्वनि आई, टिक टिक टिक। हरसरन झपट कर वहां पहुंचा। तुम झूठे लबार, दुष्ट! आह, क्या तुम्हारा सिर बिल्कुल फिर गया है? शांत हो भाई, बहुत बुरी खबर है। क्या तुम्हें देखने डॉक्टर नहीं आया? कौन सी खबर है? कहो कहो। वो कहने योग्य नहीं। कह, अरे दुष्ट, कह। मैं तुम्हारी गालियों का बुरा नहीं मानूंगा। ईश्वर तुम्हें शांति दे। क्या तुम उस खबर को सुन सकते हो? कह, अरे पाजी, कह। उसने स्वीकार कर लिया। किसने? क्या? कि वो तुम्हारी पत्नी का यार है और वो उसकी रखेली है। उसका नाश हो। अब चुप रहो। सुनो, एक बात कहता हूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भागो यहां से। सुनो भाई, मैंने एक निश्चय किया है। अब मैं नहीं सहन कर सकता। मैं अभी चला जाऊंगा। फिर अब मुलाकात नहीं होगी। जाओ जहन्नुम में। तुमने क्या निश्चय किया है? वही तुम भी करो। विश्वासघाती को मजा चखा दो। क्या? क्या? मुखबिर हो जाओ। हरामी, विश्वासघाती दूर हो। तब फांसी पाओ। जिसने तुम्हारे जैसे विश्वासी मित्र की स्त्री को बिगाड़ा, धोखा दिया, उसे तुम्हारी जगह में होता तो अवश्य फांसी पर लटकवाता। अरे झूठे, दूर हो। हरसरन वहां से लौट आया। कुछ ही देर बाद उसने शब्द किया, टिक टिक टिक। कोई भी उत्तर नहीं आया। अब वो बड़ी तेजी से उस छोटी सी दुर्गंधित कोठरी में चक्कर काटने लगा। उसकी आंखें फटी पड़ती थी, मुट्ठियां बंद थी और वो दांत मिसमिसा रहा था। वो जोर जोर से पैर पटकता फिरता था। एक बार गत 10 वर्ष का जीवन चित्रपट की भांति उसकी आंखों के सामने फिर गया। कैसे उसका विवाह हुआ था, कैसे उसने अपने मित्र से अपनी पत्नी की भेंट कराई थी। वे दोनों कितना शीघ्र घुल मिल गए। वे घंटों बैठे गप्पे लड़ाते थे। मैं काम पर जाता था, वे दोनों घर रहते। क्या ये संभव हो सकता है कि दोनों में बुरा संबंध हो? फिर जब बच्चा हुआ तो वो कहा करती थी कि इसकी सूरत तुम्हारी जैसी नहीं, तुम्हारे मित्र के जैसी है। क्यों? बच्चे? क्यों? हाय, ये मैंने कभी नहीं सोचा। सदा हंसकर टाल दिया। आज अब इसे समझकर ही रहूंगा। इसकी सूरत उसके समान क्यों है? और वो क्यों ये बात बार बार कहा करती थी? और क्यों वो उसे सदा इतना प्यार करता था? ठहरो, मैं अभी इसका मूल कारण समझ लूंगा। इतना कहकर वो जोर जोर से सिर में और छाती में घूंसे मारने लगा। इसके बाद उसने दीवार में टक्करें मारनी शुरू की और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा।
होश में आने पर वो कुछ क्षण चुपचाप पड़ा रहा, फिर उठकर बेचैनी और घबराहट में टहलने लगा। अब वो बड़बड़ा रहा था, मैं उसे मार डालूंगा, और उसे भी, मैं सभी को मार डालूंगा। विश्वासघाती, वंचक, चोर। इस बार उसने बड़े वेग से अपने शरीर को चीरकर कई घाव कर लिए। अब वो दीवार के पास जाकर टिक 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 शब्द करने लगा, पर उत्तर न मिला। इसके बाद वो दीवार पर मुख रखकर जोर जोर से चिल्लाने और दीवार पर घूंसे मारने लगा। वार्डर और जेल अधिकारियों के बहुत चेष्टा करने पर भी उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिन समाप्त हुआ और रात्रि आई। वो उसी भांति दीवार में घूंसे मारता और चिल्लाता रहा। वो बारंबार 30 को गालियां देने लगा। रात ज्यों ज्यों ढलने लगी वो शिथिल होता गया। अंत में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इस बार वो खूब सोया। धूप चढ़ गई, दोपहर हो गई। हरसरन उठकर बैठ गया। कुछ देर वो सोचता रहा। इस समय वो बहुत सौम्य, स्थिर और गंभीर था। उसने एक बार बहुत सापेक्ष दृष्टि से चारों ओर देखा। फिर वो बड़ी देर तक उस दीवार की ओर देखता रहा। एक बार वो उठकर दीवार की ओर चला भी, पर बीच ही से लौट आया। इस बार उसने वार्डर को पुकार कर कहा, अभी इसी वक्त बड़े साहब के पास मुझे ले चलो, मैं मुखबिर होऊंगा। जेल में हलचल मच गई। फोन पर फोन खड़कने लगे। अधिकारी वर्दियां कसने लगे। वार्डर और सिपाही चुस्ती से नाकों पर खड़े हो गए। तमाम कैदियों को अपने अपने बारक में बंद होने का हुक्म दे दिया गया। रास्तों और दरवाजों की सफाई की जाने लगी। कुछ ही देर में पुलिस के उच्चाधिकारी, मजिस्ट्रेट और जेल सुपरिंटेंडेंट की मोटर जेल के फाटक पर आ लगी। भूखा, नंगा, पागल और सर्वांग में क्षत विक्षत हरसरन बाहर निकाला गया। वो चल नहीं सकता था। 2 सिपाही उसे सहारा देकर लाए। ऑफिस में आकर वो गिर गया। उसे होश में लाया गया। डॉक्टर ने कुछ शक्तिवर्धक दवा दी। जेल सुपरिंटेंडेंट ने उसे कुर्सी पर बैठाया। धीरे धीरे होश में आकर उसने चारों ओर देखा। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या तुम सरकारी गवाह बनकर शाही क्षमा चाहते हो? मैं मुखबिर बना चाहता हूं, मुखबिर। क्या तुम बयान दे सकते हो? तुम लोग क्या चाहते हो? हम लोग तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं। क्या तुम उसे फांसी दे दोगे? ये बात तो कानून के हाथ में है। उसे फांसी दे दो। तुम जो कुछ जानते हो सब सच सच बयान कर दो। मुझे क्या मिलेगा? क्षमा। तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। हरसरन के होंठों पर हंसी आई। उसने कहा, मेरे पास एक सबूत है, उससे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। मुझे घर ले चलो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो कभी किसी ने न देखी होगी। अधिकारीगण ने परामर्श किया। पुलिस का दल तैयार किया गया। सभी उच्चाधिकारी साथ चले। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। लोग भीत चकित दृष्टि से इस प्रबल दल को देखने लगे। घर में ताला लगा था, उसे तोड़ डाला गया। घर के भीतर जाकर हरसरन पागल की भांति जल्दी जल्दी घर में घूमने लगा। एक बार वो पलंग के ऊपर लेटकर हंसने लगा। दूसरी बार उसने अलमारी की दराज खोलकर उसमें से एक बढ़िया कोट निकालकर पहन लिया, पर तत्काल ही उसे फेंक दिया। अधिकारी सतर्क होकर उसकी चेष्टा देख रहे थे, पर किसी ने भी उसकी चेष्टा में कोई बाधा नहीं दी। वो इधर उधर घूम घूम कर हंसता, कभी बड़बड़ाता और कभी इधर की चीजें उधर फेंकता रहा। इसके बाद वो अपनी पत्नी और पुत्र की तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। इस बार वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने तस्वीर को छाती से लगा लिया। वो बहुत रोया। अंत में एक अधिकारी ने कहा, जिस काम के लिए आए हो उसका भी तो ख्याल रखो। वो सबूत? हाँ, वो सबूत। उसने तस्वीर दूर फेंक दी और वक्र दृष्टि से बड़ी देर तक अधिकारी को घूरता और बड़बड़ाता रहा। फिर उसने कहा, अच्छी बात है, तब तुम उसे फांसी दोगे। अब मैं तुम्हें ऐसा सबूत देता हूं जो किसी ने नहीं दिया होगा। मैं अब मुखबिर हूं। इसके बाद उसने एक अलमारी का ताला तोड़ डाला और उसमें से एक छोटी सी संदूकची निकाली। अधिकारी सतर्क हो गए। क्या आश्चर्य है, पिस्तौल या बम से हमला कर दे। बक्स को तोड़कर हरसरन ने एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे अधिकारियों को दिखाते हुए कहा, यह बड़ा भारी सबूत है। मैं अभी दिखा दूंगा कि इसमें क्या करामात है। तुम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। इतना कहकर देखते ही देखते उसने शीशी को मुंह में उड़ेल लिया और शीशी फेंक दी। अधिकारी गण अब समझे और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हरसरन हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, बुरा हो तुम्हारा। तुम क्या मुझे ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि उसने मेरी स्त्री को कुमार्गगामिनी बनाया? यह असंभव है। पर यदि उसने ऐसा किया भी हो तो मैं उसे क्षमा करता हूं। वो देश का प्यारा पुत्र है।
मैंने सब कुछ उसे दिया तो स्त्री पुत्र भी सही। उसके बाद उसका सर्वांग कांपने लगा और वो वहीं धरती पर गिर पड़ा। अभी तक उसे होश बाकी था। एक अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, ये तुमने क्या किया? प्रायश्चित, क्योंकि कल रात से मैं उसे विश्वासघाती समझने लगा था। जाओ, तुम्हारा बुरा हो। इसके कुछ क्षण बाद ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी मुखबिर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।